हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू एके गुरुजी स्कूल। मुस्लिम मैरिज लॉ में शादी कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले इसके काइंड्स के बारे में जानते हैं। पहला वैलिड मैरिज जिसको सही बोला जाता है। सेकंड वॉइड मैरिज जिसको बातिल बोला जाता है। इर्रेगुलर और इनवैलिड मैरिज जिसको फासिल बोला जाता है। एंड नेक्स्ट मुता मैरिज। अब एक एक करके हम लोग बारीकी से जानेंगे कि इसका मीनिंग क्या है। तो सबसे पहला वैलिड मैरिज के बारे में जानते हैं कि वैलिड मैरिज क्या है जिसको सही बोला जाता है। इसकी डेफिनेशन को जानते हैं। तो वैसी शादी जो ना ही वॉइड हो और ना इरेगुलर, उसे हम वैलिड मैरिज कहते हैं। अब हम वैलिड मैरिज में कौन कौन सा चीज़ सेटिस्फाई करता है इसके बारे में जानते हैं कि आखिर वैलिड मैरिज में क्या क्या बातें होंगी, क्या क्या चीज़ होने की ज़रूरत है, कौन सा चीज़ है सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो उसमें से क्या होना चाहिए कि प्रपोजल बाय वन पार्टी एंड एक्सेप्टेंस बाय अनदर पार्टी, कंसेंट बाय बोथ पार्टीज। थर्ड वन, एक्सेप्टेंस मस्ट हैव टेकन प्लेस ऑन वन मीटिंग बिफोर टू विटनेसेस। कहने का मतलब यह है कि एक्सेप्टेंस होनी चाहिए जब दोनों लड़का और लड़की, वर पक्ष और वधु पक्ष दोनों एक साथ होनी चाहिए और दोनों को एक तरफ से प्रपोजल भेजा जाएगा, दूसरे तरफ से एक्सेप्टेंस बोला जाएगा। कहने का मतलब है कि इसके बारीकी से जानते हैं। इसको क्या होता है कि शादी के लिए दोनों पक्ष आमने सामने होते हैं, बीच में बैरियर लगा हुआ रहता है। बीच में क्या होता है? बैरियर लगा हुआ। कहने का मतलब है एक पर्दा डाला हुआ रहता है और पर्दा रहता है, एक साइड वधु पक्ष वाले रहते हैं, एक पक्ष वर पक्ष वाले होते हैं। इस बीच में एक काजी साहब होते हैं जो मंत्रोच्चारण के साथ अपना जो भी उनका रीति रिवाज होता है, लड़के के तरफ से प्रपोजल भेजा जाता है। काजी साहब बोलते हैं कि क्या क्या उनका जो होता है वो बोलते हैं। उसके बाद लड़की तरफ से एक्सेप्टेंस, 3 बार उसे कबूल बोला जाता है। इस बीच में यदि क्या होता है कि वह कबूल नहीं बोलती है, कबूल नहीं बोलती है, तो वह शादी मान्य नहीं होगी, वह शादी वैलिड नहीं होगा, वह शादी वॉइड और इर्रेगुलर हो जाएगा। इसीलिए वन मीटिंग कहने का मतलब यही है कि एक्सेप्टेंस दोनों तरफ से होना चाहिए एट वन मीटिंग विद द विटनेस ऑफ एटलीस्ट 2 विटनेस रहता है। नेक्स्ट वन, दे मस्ट बी मेजर होना चाहिए। जैसा कि पिछले टॉपिक में मैंने बताया, काइंड्स ऑफ मैरिज में मैरिज को मैंने डिफाइन कर रहा था, उसमें बताया कि मेजर होना जरूरी है। यदि माइनर होता है तो एक्सेप्टेंस गार्जियन का होना जरूरी है। एंड नेक्स्ट वन, मस्ट बी साउंड माइंड, और साउंड माइंड होना चाहिए। और जैसा कि मैंने बताया था कि विटनेस के बारे में क्या है कि शिया और सुन्नी में अलग अलग अवधारणा है, अलग अलग मानना है कि विटनेस क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। वो पिछले चैप्टर में मैंने बताया है, पिछले क्लासेस में मैंने बताया है, आप लोग उसको सुन लीजिएगा। शुड नोट बी कंसैंग्विनिटी, एफिनिटी, फोस्ट्रेस एंड पॉलीआंड्री और टेम्पररी। शादी वैलिड तभी होगा, क्या होगा? कंसैंग्विनिटी नहीं होनी चाहिए, ब्लड रिलेशन में नहीं होनी चाहिए, एफिनिटी नहीं होना चाहिए, या तो अपने साइड से देखो या तो वाइफ के साइड से देखो, ठीक है ना। फोस्ट्रेज नहीं होना चाहिए, वैसी महिला नहीं होनी चाहिए जो हमें दूध पिलाया हो, वह नहीं होना चाहिए। पॉलीआंड्री नहीं होनी चाहिए, 5th मैरिज नहीं होना चाहिए। यदि 5th मैरिज कर रहा होता है तो वह एक को सबसे पहले डाइवोर्स दे दे, उसके बाद वह वैलिड हो जाएगा। दूसरा है वॉइड मैरिज, जिसे हम बातिल बोलते हैं। बातिल मैरिज क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। वैसी शादी जिसका कोई लीगल रिजल्ट ना हो उसे हम वॉइड मैरिज कहते हैं। किसी और की पत्नी से शादी कर लेना वॉइड मैरिज कहलाएगा। यदि वह तलाकशुदा महिला से शादी करता है और उसका जो बार है, जो इद्दत पीरियड है, या तो फिर किसी रिस्ट्रिक्शन में शादी करता है, तो वह शादी वॉइड मैरिज कहलाएगा। शिया लॉ में इस तरह की शादी वॉइड मैरिज कहलाएगा यदि वो कंसैंग्विनिटी से,
फोस्टर से एफिनिटी से शादी करता है। नेक्स्ट वन, रीमैरिज विथ द डाइवोर्स वाइफ। यदि वह अपनी पत्नी को डाइवोर्स दे दिया है और वह किसी बार में है, किसी रिस्ट्रिक्शन के अंदर है, तो उससे वो शादी नहीं कर सकती है। और सेकेंड, अनलॉफुल कंजंक्शन, उसके साथ नहीं कर सकता है। मैरिज विद द फिफ्थ वाइफ, पांचवी बीवी के साथ नहीं कर सकता है, और यदि कर सकता है तब उसको वॉइड से वैलिड बनाने के लिए उसे वन पत्नी को उसे क्या करना पड़ेगा, डाइवोर्स देना पड़ेगा, तभी वह वैलिड होगा। अदरवाइज वह फिफ्थ वाइफ के साथ शादी करता है तो वो वॉइड माना जाएगा। मैरिज ड्यूरिंग पिलग्रिमेज, पिलग्रिमेज के दौरान यदि शादी होती है वह शादी वॉइड होती है। मैरिज विद अ वुमेन ड्यूरिंग इद्दत, यदि कोई महिला इद्दत पीरियड में है उसके साथ शादी कर लेता है तो वह शादी मान्य नहीं होगा, वह शादी वैलिड नहीं होगा, वह शादी वॉइड होगा। नेक्स्ट अब हम लोग जानते हैं इर्रेगुलर और इनवैलिड, जिसे हम फासिद मैरिज बोलते हैं, इसके बारे में जानते हैं। इसमें क्या क्या है? इसमें क्या है, मैरिज कॉन्ट्रैक्टेड विदाउट विटनेस, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट होता है विदाउट विटनेस के में, तो वह शादी इरेगुलर माना जाएगा, विटनेस होना जरूरी है। नेक्स्ट, मैरिज विद द फिफ्थ वाइफ, फिफ्थ वाइफ के साथ शादी करता है तो वह शादी इरेगुलर माना जाएगा। जैसे कि हमने पहले बताया कि फिफ्थ वाइफ के साथ शादी करने के लिए उसके साथ क्या होगा, कंडीशन होता है। मैरिज विद द वुमेन अंडरगोइंग इद्दत, यदि कोई महिला इद्दत पीरियड में है और उसके साथ यदि आप शादी कर लेते हो तो क्या है, वह शादी इरेगुलर माना जाएगा, इनवैलिड माना जाएगा। नेक्स्ट, मैरिज विद अ नॉन स्क्रिप्चुअल, कहने का मतलब है कि आइडियलनेस, फायर का पूजा करने वाला या तो फिर आइडल का पूजा करने वाले से आप शादी करते हो तो वह शादी इरेगुलर माना जाएगा। वो महिला, कोई महिला यदि शादी कर लेती है तो। मैरिज बाय एन अनऑथराइज्ड पर्सन, अनऑथराइज्ड पर्सन कहने का मतलब है कि जिससे, कुल मिला के यही कहना है कि जो महिला बैरियर के अंदर है, रिस्ट्रिक्शन के अंदर है, वह महिला जिससे हम शादी नहीं कर सकते हैं, उसके साथ यदि हम कर लेते हैं वह शादी इरेगुलर कहलाएगा। और नेक्स्ट वन, अनलॉफुल कंजंक्शन, अनलॉफुल कंजंक्शन कहने का मतलब यह है कि वह शादीशुदा दो बहन के साथ वह शादी नहीं कर सकता है। यदि वह करता है तो वो नहीं होना चाहिए, किसी तरह से कंजंग्विटी नहीं होनी चाहिए, फोस्टरेज नहीं होना चाहिए, या तो फिर एफिनिटी नहीं होनी चाहिए। नो, इसमें से एक नोट है जिसको जानने की जरूरत है कि हमने अभी पढ़ा कि वाइट, रेगुलर, इरेगुलर, इनवैलिड, आखिर किस में अप्लाई होगा, किस में नहीं अप्लाई होगा, कौन सा शब्द रेगुलर और इरेगुलर, वैलिड और इनवैलिड किसके किसके साथ लगेगा, ये जानना है। तो जानना है कि शिया लॉ में वैलिड और वाइड यूज होता है, वहीं सुन्नी लॉ में इनवैलिड एंड इरेगुलर वर्ड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट वन, मुता मैरिज। मुता मैरिज क्या होता है, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी जानना जरूरी है कि मुस्लिम लॉ में मुता मैरिज क्या है, इसके बारे में जानना। मुता मैरिज एक प्रकार का टेम्पररी मैरिज है और यह सिर्फ शिया स्कूल ऑफ मुस्लिम लॉ के द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता है। यह शादी टेम्पररी है लेकिन डॉवर स्पेसिफाई होता है, इसमें डॉवर दिया जाता है। यह शादी सुन्नी लॉ में मान्य नहीं है। यह शादी कॉन्ट्रैक्ट होता है, टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट होता है, यह स्पेसिफिक पीरियड के लिए। यह पीरियड हो सकता है कि 2 साल के लिए हो, 1 मंथ के लिए हो, 1 डे के लिए भी हो सकता है, यह स्पेसिफाई होता है। फीमेल शिया नॉन मुस्लिम से शादी करने के लिए फ्री नहीं है। इसके एसेंशियल्स क्या हैं, इसके बारे में जानते हैं कि एसेंशियल्स क्या हैं। तो पहला है कि जब मुता मैरिज ऑर्गेनाइज होता है उसी समय उसका स्पेसिफिक टाइम जो होता है, जो पीरियड होता है, फिक्स कर दिया जाता है कि आपका इस डेट का शादी का कॉन्ट्रैक्ट जो है, जो टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट है, वो एंड हो जाएगा। नेक्स्ट है कि डॉवर होना चाहिए।
विदाउट डॉवर वह वाइड माना जाएगा। एक डॉवर जब शादी होती है उसी समय एक फिक्स होता है कि जब आपका पीरियड खत्म हो जाएगा तब आपको इतना डॉवर दिया जाएगा, या तो जो भी हो वो फिक्स किया जाता है, और यदि ऐसा फिक्स नहीं होता है तो वह शादी वाइड माना जाता है। नेक्स्ट है, इसमें से क्या है, विटनेस की आवश्यकता नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट वन, इसमें डाइवोर्स रिकॉग्नाइज नहीं है कि आपको फिर शादी के कर लिए हो तो आपको तलाक देना पड़ेगा, ऐसा कोई इसमें नहीं है कि आपको तलाक देना पड़ेगा। इसमें से क्या है कि आपने शादी आज किया, आज शाम को यदि आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है उसके बाद आप लोग अलग हो जाएंगे, इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि आपको डाइवोर्स देना पड़ेगा। और इसमें से यदि बच्चे पैदा हो जाते हैं, इन बिटवीन यदि बच्चे पैदा हो जाते हैं, बच्चे जन्म ले लेते हैं, तो क्या होता है, इसमें से गार्जियनशिप, मतलब यह बच्चा किसका है, रिकॉग्नाइजेबल है, यह रिकॉग्नाइज होता है कि यह इसका पिता कौन है और माता कौन है, यह रिकॉग्नाइजेबल है। ओके, थैंक यू। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे मेरा मनोबल बढ़ता है। इसी तरह का और वीडियो लेकर के आप लोगों के लिए आऊँगा अलग अलग तरीके से। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।